हेलो गाइस, सो ये लेक्चर नंबर 77 है और हम चैप्टर नंबर 10 पे थे फ्रॉम द एच सी वर्मा, जिसका नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स गाइस। और पिछले लेक्चर्स तक में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज तक डिस्कस किया है। हम थोड़ा उससे आगे मूव करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम से ही स्टार्ट करेंगे गाइस। उसके बाद एक छोटी सी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफरेंट बॉडीज की निकालते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट बॉडीज की देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस बॉडीज की देखेंगे गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी देखेंगे। और किस टाइप की इक्विलिब्रियम देखेंगे बेसिकली? वेल, हम 3 कैटेगरी में इस इक्विलिब्रियम को डिवाइड करते हैं। दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हालांकि इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से हम फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दूँ ताकि एक बेसिक बन जाए आपकी आगे के चैप्टर्स के लिए गाइस। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है? ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम है। जब आप बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दोगे तो वापस से वो अपने इनिशियल स्टेट पे ही आ जाएगा। दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब मानो कि ये हमारे पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट है लाइक दिस। यहाँ पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करोगे या तो इस तरफ या इस तरफ, तो क्या होगा? ये डिस्प्लेस तो होगा बट वापस से अपने नेचुरल पोजिशन पे आ जाएगा, ये ओरिजिनल पोजिशन पे। सो ऐसा आप इस अरेंजमेंट को सोचकर स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझ सकते हो, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। दैट बॉडी ट्राइज टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। दूसरा टाइप है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऑपोजिट है। इसको आप अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दोगे गाइस तो ये फर्दर डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब और भी डिस्प्लेस हो जाएगा ये। तो इसका एग्जांपल आप इस अरेंजमेंट से समझ सकते हो लाइक दिस। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा और यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई होगी, तो यहाँ से आप थोड़ा स्लाइटली या तो इस तरफ या तो इस तरफ इसको डिस्प्लेस कर दोगे तो ये वापस ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन बिल्कुल भी गेन नहीं करेगा बल्कि और भी ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो। दिस इज बेसिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जैसा कि ये नेम से ही हमें पता चल रहा है, दैट इज इफ इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम इवन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। मतलब अगर इसको आप स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दोगे तो भी वो इक्विलिब्रियम में ही रहे, तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको जस्ट आप फ्लैट सरफेस पे ऐसे रखो, यहाँ से आप इसको स्लाइटली भी डिस्प्लेस करोगे या तो इस तरफ या तो इस तरफ, तो ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो उस टाइप के एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को गाइस। तो ये बात थी इन 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की गाइस। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना है, उस कॉन्सेप्ट को बेसिकली मैं इस एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट सिर्फ यही एग्जांपल से नहीं बताना चाहता हूँ मैं, इससे जस्ट स्टार्ट लूंगा। इसके बाद मैं आपको और भी एग्जांपल बताऊंगा 2। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपके दिमाग में क्या आता है? मैंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों लिखा है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताने के लिए? दैट बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न। एक्चुअली मैं इसको इसलिए लिखा हूँ यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट कि आपको ये बेंडिंग, मतलब साइक्लिस्ट को बेंड क्यों होना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल टर्न पे, इस चीज को सोचने के लिए मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। तो आपको ऐसा सोचना है गाइस, इस डायरेक्शन में सोचना है कि आखिर साइक्लिस्ट जब एक हॉरिजॉन्टल टर्न पे टर्न करेगा तो उसको बेंड क्यों करनी पड़ेगी। दैट यू नीड टू थिंक अबाउट बेसिकली। और यहाँ पे जिस हॉरिजॉन्टल टर्न की मैं बात कर रहा हूँ वो बैंक्ड नहीं है। जैसे हमने एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ा था इन द सर्कुलर मोशन चैप्टर, तो यहाँ पे कुछ बैंकिंग की बात नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं गाइस, उसके बाद 2 डिफरेंट एग्जांपल्स भी मैं रखूंगा तो और भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया हूँ मैं और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ ऐसे दिखाया। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको गाइस। सबसे पहले जो ये मैंने ऐसा बनाया है यहाँ पे, दिस वन बेसिकली ये अपना साइक्लिस्ट एज्यूम कर रहा हूँ मैं। दिस इज आवर साइक्लिस्ट। और वो साइक्लिस्ट जो है वो ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, इस सर्कल के यहाँ पे टर्न लेने की कोशिश कर रहा है ये साइक्लिस्ट। और दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा ऐसे बेंड फॉर्म में दिखाया हूँ। ये आपको कुछ ऐसे झुका हुआ लग रहा है, ये थीटा मान लो या कुछ एंगल मान लो अल्फा, तो वैसे झुका हुआ है गाइस। तो एक्चुअली पर्पस हमें जो पता करना है दैट व्हाई दिस साइक्लिस्ट नीड्स टू बेंड, एक्चुअली वो अपना पर्पस है पता करने का। तो उसके लिए ही मैंने फोर्सेस दिखाए हैं साइक्लिस्ट पे। सबसे पहले साइक्लिस्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ लिया हूँ मैं गाइस। दिस इज सी, ये सी है और सेम सी देखो यहाँ पे लिया हूँ, तो ये एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास है। दैट्स वाई यहाँ से जो ग्रेविटी फोर्स है mg वो पास कर रही है फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ मास। और ये पूरी डिस्कशन के दौरान जब ये रोटेट कर रहा है साइक्लिस्ट इस सर्कल में ऑफ रेडियस r विद सम एंगुलर स्पीड से ओमेगा एंगुलर स्पीड दैट इज v/r, इससे बेसिकली ये रोटेट कर रहा है। तो हम एक्चुअली उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हम साइकिल के साथ ही है, मतलब साइकिल प्लस जो बंदा साइकिल पे बैठा हुआ है, हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात कर रहे हैं। और जो साइकिल और जो साइक्लिस्ट बैठा हुआ है पे, दोनों का कंबाइंड मास जो है वो मैंने m लिया है। दैट इज साइक्लिस्ट प्लस साइकिल, ये दोनों का जो मास है बेसिकली दैट इज m, इसको मैंने कैपिटल M लिया है।
तो हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइक्लिस्ट है। दैट्स वाई आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो आपको सारी चीजें स्टेशनरी दिखेगी, मतलब आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि साइकिल पे घूम रहा है। एंड दैट्स वाई वी नीड टू हैव अ व्हाट, सूडो फोर्स, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। मैंने सर्कुलर मोशन चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। एंड दैट्स वाई वी आर हैविंग दैट फोर्स ओवर हियर। उस फोर्स को हमने यहाँ पे लगाया है इन दिस डायरेक्शन बेसिकली। अब ये डायरेक्शन ऐसा ही मैंने क्यों दिखाया है, आपको यहाँ पर आना चाहिए, मैं इसको बताऊंगा नहीं। अगर फिर भी डाउट है तो आप सर्कुलर मोशन चैप्टर को वापस से रिवाइज करो जो मैंने बताया है, बहुत ही अच्छे से बताया गाइस। तो यहाँ पे mv²/r, दिस इज आवर सूडो फोर्स, जिसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सूडो फोर्स हो गया हमारे पास, ये mg फोर्स हो गया, ग्रेविटी फोर्स। और जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं बेसिकली, अभी देखो ये साइक्लिस्ट बेंड हुआ है, तो ये जो चीज है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज द रीजन ऑफ बेंडिंग। क्यों साइक्लिस्ट बेंड हुआ है? बिकॉज ये जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज है हमारे पास इस पॉइंट ए पे, और ये जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली सारी फोर्सेज हैं, ये mg है और ये सूडो फोर्स है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन सके, इसलिए साइक्लिस्ट ने बेंड लिया है गाइस। अगर ये साइक्लिस्ट बेंड नहीं करता तो क्या होता है, ये ए पॉइंट बी पॉइंट एक ही ऐसे वर्टिकल लाइन पे होते हैं। मतलब देखो, अगर बेंड नहीं करता तो इसको मैं बनाऊंगा तो ये ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे सी पॉइंट होता है जहाँ से mg पास हो रही होती, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन होता और यहाँ से ऐसा फ्रिक्शन होता, और यहाँ से ये mv²/r होता। ऐसा कुछ हमारे पास अरेंजमेंट होता अगर ये साइक्लिस्ट बेंड नहीं होता तो। और तब बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती? वेल देखो, तब आप अगर इस सेंटर ऑफ मास सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते, अगर फोर्सेस की बैलेंस करनी है तो ऑब्वियसली वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, n = mg है यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f = mv²/r है, नो डाउट। मतलब कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में से एक इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जो हमने पिछले लेक्चर्स में बताया। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो आप सेटिस्फाई करवा लोगे, लेकिन व्हाट अबाउट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम? वेल देखो, सी पॉइंट के अबाउट जब आप टॉर्क लोगे तो सी पॉइंट से ये mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पास हो रहा है, mg भी पास हो रहा है और नॉर्मल भी पास हो रहा है। मतलब तीन फोर्सेस का टॉर्क तो जीरो है, बट एक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क है, मतलब नेट टॉर्क हो जाता हमारे पास सी पॉइंट के अबाउट। और नेट टॉर्क हो जाता तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होती, बल्कि ये रोटेट करती। बट ऐसा एक्चुअल में हो नहीं रहा। एक्चुअल में इस रोटेशन को बचाने के लिए ही बॉडी अपने आप को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ही थोड़ा झुक जा रहा है, बेंड कर ले रहा है। मतलब साइक्लिस्ट क्या हो रहा है, साइकिल के साथ थोड़ा बेंड कर जा रहा है, ताकि इन दोनों के बीच में ऐसा डिस्टेंस आए और बी पॉइंट के बीच में, ताकि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखो, या तो पॉइंट सी के अबाउट या पॉइंट ए के अबाउट, तो क्या होगा, नेट टॉर्क जो होगी उसको जीरो करने के लिए फोर्सेस सक्षम होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कोई एक्स्ट्रा फोर्स होगी जिसकी टॉर्क जीरो हो ही नहीं पा रही हो और बॉडी में एक नेट रोटेशन पैदा करने के लिए कोई एक फोर्स हो। तो बेसिकली वैसी चीजें उत्पन्न ना हो, वैसी चीजें ना हो इस सिस्टम में, दैट्स वाई ये साइक्लिस्ट बेंड कर रहा है। इसकी एग्जांपल आप वैसे भी समझ सकते हो। एक दूसरी एग्जांपल अगर मैं पोज करूं, तो जब भी आप कोई हैवी लोड लिफ्ट करते हो तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा लीन करते हो अपने बॉडी को, और उसकी भी रीजन सेम है। ऑपोजिट डायरेक्शन में लीन करने के बाद जो ग्रेविटी फोर्स वाला लाइन होगा और जो कॉन्टैक्ट फोर्स वाला लाइन होगा, इन दैट केस नॉर्मल या फ्रिक्शन भी बोल लो, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगी, ताकि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाओ तो आपके पास इजीली ऐसे फोर्सेस अवेलेबल होंगी जिसकी मदद से आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम ला सकते हो आफ्टर लीनिंग, मतलब लीन करने के बाद। तो एक्चुअली बॉडी को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना है, एंड दैट्स वाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो इजीली हो जाता है, बिकॉज फोर्सेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल हो जाती है। बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम लाने के लिए हम लीन करते हैं। अगर मैं लिफ्टिंग के केस की बात करूँ तो, या यहाँ पे भी बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट के बारे में बात करूँ, तो ये बेंड इसलिए हो रहा है ताकि ये साइकिल प्लस साइक्लिस्ट जो है वो एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहे, बिकॉज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो वो है ही पहले से, बट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ही रहने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, या तो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट या लीनिंग ऑफ अ पर्सन लिफ्टिंग अ हैवी मास वो। और एक तीसरी केस भी अगर मैं डिस्कस करूँ, देखो अभी मैं इसको फोर्स बैलेंस करके बताऊंगा कि कितने एंगल पे एक्चुअली इसको लीन करना है टू बी इन कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी एक दूसरी केस मैं कंसिडर करूं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है गाइज, और हो सकता है कि आपको ये पढ़ाया ना गया हो, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक्स में भी मैं देख रहा था तो उसमें कहीं जिक्र नहीं है ज़्यादा इस चीज़ की, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बट ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को पता हो ये चीज़ पहले से, तो फिर भी मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस करता हूँ बहुत ही अच्छे से। एंड दिस इज अबाउट बेसिकली शिफ्टिंग टेंडेंसी ऑफ नॉर्मल, इसके बारे में बेसिकली यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ गाइज। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M लाइक दिस, और जिसपे मैं एक फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ कैपिटल F, और फ्रिक्शनल मान लो कि सर्फेस है, तो इसलिए फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। बट ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बेसिकली सरफेस पे लगता है, ये नीचे जो है सरफेस फिनोमेना फ्रिक्शन, तो ये जहाँ पे भी टच होगा तो उसका एक समेशन है, बट मैं उसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस कॉर्नर पे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्नर पे लग रहा है, बट थ्रू आउट लग रहा है ऐसा। और फोर्सेस क्या होंगी इस पे, कैपिटल मास mg, और सेम लाइन पे ये नॉर्मल होगा ऐसा। तो यहाँ पे देखो गाइज, एक तो है कि
आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के थ्रू देखोगे तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg होगा और दूसरा कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ होगा, नो डाउट, जब तक ये स्मॉल एफ अपने लिमिट में नहीं है तब तक। अगर लिमिट क्रॉस कर देगा तो फिर एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगी बॉडी की इस तरफ। बट अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन है दैट इज लेसर देन एफ मैक्स, ऐसा है, और तभी ये जो एफ है कैपिटल एफ वो स्मॉल एफ के इक्वल है। सो दैट वाज अबाउट द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का यहाँ पे सी पे है, तो नॉर्मल और mg उससे ही पास हो रहा है, तो उसकी जो टॉर्क होगी दैट विल बी जीरो। बट ये कैपिटल एफ और स्मॉल एफ की टॉर्क की डायरेक्शन देखोगे तो इसके अबाउट ये भी बॉडी को इधर मूव करवा रहा है और ये स्मॉल एफ भी बॉडी को इधर मूव करवा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेंस जो है वो सेम है, दोनों बॉडी को इस तरफ टॉपल करवा रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉपलिंग, टॉपलिंग भी बोलते हैं हम इसको। तो अगर बॉडी इस सेंस में ही रही और ऐसा ये कैपिटल एफ और स्मॉल एफ फोर्स लगता रहा तो ये दोनों फोर्सेस बेसिकली मिलकर एक नेट टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी बॉडी की, जो कि इसको टॉपल करवाने की कोशिश करेगा इस तरफ। तो अगर ये कैपिटल एफ फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ती रही तो स्मॉल एफ की भी बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे टॉपलिंग जो टॉर्क होगा उसकी भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। बट इस चीज के प्रति ये बॉडी क्या रेजिस्टेंस कर रहा है, दैट थिंग इज नोन एज दिस शिफ्टिंग टेंडेंसी ऑफ नॉर्मल। मतलब बॉडी इजिली खुद को टॉपल नहीं होने देगा, बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करेगा, और बॉडी जो खुद को प्रोटेक्ट करेगा वो इस फिनोमिना के थ्रू प्रोटेक्ट करेगा कि वो अपने नॉर्मल को शिफ्ट करेगा। ऐसा देखो, ये ऐसा है हमारे पास, थोड़ी देर बाद क्या होगा, बॉडी ऐसा हो जाएगा, खुद को ऐसा कर देगा बॉडी। तो ये जो एफ है यहाँ पे और ये स्मॉल एफ अभी बिल्कुल यहाँ पे लगेगा बिकॉज यही एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, और कॉन्टेक्ट पॉइंट पे ही नॉर्मल ऐसा ऊपर लगेगा। बट जो mg है वो सेंटर ऑफ मास यहाँ से ऐसा लगेगा। तो यहाँ से आपको एक अंदाजा लग रहा होगा, अगर मैं इसको x बोलूँ यहाँ पे x, ये देखो कपल्स है, दे आर कपल्स बिकॉज नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg, तो ये कपल है और ये भी कपल है, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, बिकॉज f इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ है, तो ये भी कपल है। अभी हम विद इन द लिमिट्स ऑफ एफ मैक्स बात कर रहे हैं, तो ये भी कपल हो गया, ये भी कपल हो गया। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कुछ मान लो l है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस x है। तो क्या होगा, ये वाला कपल देखो, ये वाला जो कपल है, ये वाला कपल वो बॉडी को इस तरफ रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये वाली कपल है जो कैपिटल एफ स्मॉल एफ की वो इस तरफ रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी बात अगेन वो सेम बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट की तरह ही निकल कर आ गई कि बॉडी खुद को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस तरीके की बिहेवियर कर रहा है, वो थोड़ा खुद को ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आ रहा है ताकि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करे जो कि टॉपलिंग को बचा सके। बट इसकी भी एक लिमिट होगी, ये नॉर्मल कहाँ तक शिफ्ट हो पाएगा, वेल नॉर्मल अपने एक एक्सट्रीम तक शिफ्ट हो पाएगा जहां तक ये बॉडी पूरा ऐसे कॉर्नर के सपोर्ट पे खड़ा हो जाएगा, वहां तक ही नॉर्मल खुद को शिफ्ट कर पाएगा। उससे अगर ज़्यादा फिर फोर्स और ये स्मॉल एफ की टॉर्क की मैग्नीट्यूड बड़ी हो गई तो बॉडी टॉपल हो जाएगा। तो टॉपलिंग को वहां तक ही रोक सकता है जहां तक ये नॉर्मल शिफ्ट हो सकता है। तो शिफ्टिंग की भी एक अपर लिमिट होती है गाइज, जहाँ तक ये नॉर्मल खुद को शिफ्ट करे। बट ऐसा नहीं है कि बॉडी खुद को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करता, बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करता है बट एक लिमिट तक ही करता है। तो ये भी बात उस चीज से ही रिलेटेड है जो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट है, जिसको मैं यहाँ पे पेश किया हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस। तो इसको आप जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन ढूंढूंगा गाइस कि टॉपलिंग पे क्या कोई क्वेश्चन है, शिफ्टिंग टेंडेंसी ऑफ नॉर्मल पे अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं बेहिचक उसको करवाऊंगा ताकि और भी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो इस चीज पे कि नॉर्मल कहाँ तक बेसिकली मैक्सिमम जा सकता है वगैरह वगैरह इस केस में। बट अभी एक बेसिक पिक्चर देने के लिए मैं ये केस डिस्कस किया गाइस, एक एग्जाम्पल डिस्कस किया। तो अभी चलो वहाँ पे हम फोर्स बैलेंस करके देखते हैं इस केस में, और ये थीटा निकालते हैं कि जिसपे ये साइक्लिस्ट बेसिकली बेंड हो जाएगा टू कीप इटसेल्फ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पे 4 फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mg, दिस नॉर्मल एंड दिस फ्रिक्शन। तो अगर वर्टिकल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको दिख रहा है दैट इज mg इज इक्वल्स टू नॉर्मल एंड f इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये हमें दिख रहा है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंड फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर A पॉइंट के अबाउट, मैं A पॉइंट के अबाउट लेता हूँ, B पॉइंट, C पॉइंट के अबाउट भी आप टॉर्क बैलेंस कर सकते हो, या A पॉइंट के अबाउट भी मैं A पॉइंट के अबाउट करता हूँ। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको C पॉइंट के अबाउट ही करना है, आप A पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हो, बस बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो अगर A पॉइंट के अबाउट में लूँ तो mg मल्टीप्लाइड बाई mg फोर्स का टॉर्क इस डायरेक्शन में और mv स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, टॉर्क का डायरेक्शन, और तभी दोनों एक दूसरे को जाकर बैलेंस आउट करेंगे और वहां से हमें एंगल थीटा मिलेगा। सो दिस इज व्हाट mg मल्टीप्लाइड बाय OA, दिस देखो ये डिस्टेंस होगा OA बिकॉज A के अबाउट निकाल रहे हैं हम, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय ये जो होगा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होगा दैट इज OC, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ से देखोगे तो m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हुआ OA अबाउट OC दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg लाइक दिस। एंड दिस OA अपॉन OC को अगर आप देखोगे, दिस इज थीटा, तो ये हमारे पास थीटा होगा। So tan theta is equals to OA upon OC. So this is what? This is nothing but tan theta. So tan theta is equals to V square upon RG आया अपने पास। So theta यहाँ पे easily क्या आ गया? That is tan inverse V square upon RG. ये हमारे पास आ गया।
तो ये एंगल देखो आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम से ही निकल कर आया है। तो जस्ट यही बताना था मुझे, और कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुका हूँ इसके पीछे कि क्यों साइक्लिस्ट बेंड हुआ, या क्यों आप हैवी वेट लेके जा रहे हो तो आपको लीन होना पड़ेगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, या शिफ्टिंग टेंडेंसी ऑफ नॉर्मल भी मैंने बताया। तो ये 3 एग्जांपल बहुत ही अच्छे तरीके से पोज कर दिया गाइज मैंने इस कॉन्सेप्ट के पीछे। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये फ्रॉम एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आइदर फॉर डिस्क्रीट मास और कॉन्टिन्यूस मास। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रीट मास के लिए करेंगे, जो कि जस्ट मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूस मास के बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो सारे एक एक करके मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ गाइज, कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो किसी एक पार्टिकल का। जैसे मैं बताऊँ कि यहाँ पे अगर मैं एक कोई भी ऐसा रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ और ये एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ मैं, दिस एक्सिस इज सपोज AB, और ये रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है अबाउट सम पॉइंट O, ये मान लो, या रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है, उससे हमें कुछ मायने नहीं रखता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। जस्ट सपोज करो कि हमें O पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि AB एक्सिस पे है। तो यहाँ से आप अगर कोई भी पार्टिकल की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहोगे, सपोज करो दिस इज द ith पार्टिकल विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस RI परपेंडिकुलर डिस्टेंस से है, यहाँ से है। तो आपको मैंने क्या बताया था, मास ऑफ दिस पार्टिकल दैट इज MI, सो MI RI स्क्वायर, that is basically the moment of inertia of this ith particle about this AB axis। ये मैंने बताया था, जहाँ पे RI is the perpendicular distance of this particle from the axis and MI is basically the mass of this particle। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और इस चीज़ को आप डिस्क्रीट मास के लिए जब निकालोगे तो जस्ट हमें एक यहाँ पे समेशन करनी पड़ेगी थ्रू आउट होल आई, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके थ्रू आउट आपको ये समेशन करना पड़ेगा। और कंटिन्यूस मास के लिए करना पड़ेगा तो जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कैलकुलस की हेल्प लेते हुए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ R² DM करना पड़ेगा, दैट इज फॉर दी कंटिन्यूस मास। तो ये सब चीज़ें तो हमें पहले से आती हैं, जस्ट उसको मैं एक बार रिकैपिचुलेट कर दिया गाइस, ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाए और एक आप लय में आ जाओ यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं इस डिस्क्रीट मास की एक एग्जाम्पल पोज करूँ तो मैं एक HC वर्मा के ही दिए एग्जाम्पल से मैं पोज कर रहा हूँ गाइस, जस्ट द सेम एग्जाम्पल। एक ट्राइंगुलर ऐसा अरेंजमेंट है हमारे पास लाइक दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा गिवन है, और यहाँ पे 3 मासेस रखी हुई हैं एट द पॉइंट ABC ऐसे मान लो, और तीनों का ही मास स्मॉल m है। द मासेस आर बेसिकली इक्वल, और हमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है इस सिस्टम की, जो वर्टिसेस पे यहाँ पे मासेस रखी हुई है इक्वल, उसकी ये BX कोई ऐसा लाइन है, दिस B एंड X लाइक दिस, जो कि BC के परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू BC। सो इस लाइन के अबाउट हमें बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का। ये सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट मासेस है हमारे पास यहाँ, और जो ये साइड से इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज ऑफ लेंथ L, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप क्या करो, जस्ट वी नीड 2 टर्म्स, एक R चाहिए एक M चाहिए हमें, तो MRI स्क्वायर हम समेशन कर देंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। तो सबसे पहले इस एक्सिस से अगर आप इस B पॉइंट की डिस्टेंस देखो तो दैट इज बेसिकली 0, तो 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ गया, बिकॉज R जो है दैट इज 0, R 0 है तो MI स्क्वायर करोगे दैट विल बी 0, प्लस अगर C की देखोगे आप तो C की जो डिस्टेंस है एक्सिस है दैट इज L, बिकॉज लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज L, इक्विलेटरल ट्राइंगल है सारे लेंथ सेम होंगे L, तो ये L होगा, तो दैट इज L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई M हो गया, प्लस अभी जो A हमारे पास है यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी एक्सिस की, ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करोगे लाइक दिस, तो ये 30 डिग्रीज हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज दिस होल इज 60 डिग्रीज, इक्वली डिवाइड करेगा इस एंगल को। तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज L/2 होगा, तो दिस इज व्हाट L/2 होगा, तो L/2 स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाइड बाई M हो गया, बिकॉज मास इज अगेन M। सो इसको आप निकालोगे तो दैट इज ML स्क्वायर प्लस ऑफ ML स्क्वायर अपॉन 4 होगा हमारे पास, एंड दिस इज व्हाट ML स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, दिस इज 1 + 1/4, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट ML स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 5/4 ML स्क्वायर, दैट इज द आंसर। कितना होगा 5/4 ML स्क्वायर। ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये डिस्क्रीट अरेंजमेंट ऑफ मास का अबाउट दिस BX एक्सिस। तो ऐसे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है गाइस इन केस ऑफ डिस्क्रीट मास। ये बहुत ही इजी है, किसी भी तरीके की अरेंजमेंट हो, जस्ट आपको एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है उस मास का, उस डिस्टेंस को स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाइड बाई मास करना है, और सारे को डिस्क्रीटली प्लस प्लस करके समेशन कर देना है, देन यू विल गेट द आंसर। अभी चलो मूविंग अहेड, हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन टोटल बेसिकली हम 8 डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे गाइस, जिसमें से कि जो सबसे पहला केस होगा दैट इज यूनिफॉर्म रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट अ लाइन पैरेलल टू एन एज एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज द सेकंड केस। थर्ड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स एक्सिस, और जो एक्सिस होगा दैट विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग एंड इट्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दैट रिंग। चौथा होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस, देन hollow cylinder about its axis, then uniform solid cylinder about its axis, then uniform hollow sphere about a diameter, then uniform solid sphere about a diameter। तो ये इन टोटल हम 8 केसेस डिस्कस करेंगे गाइस। इस लेक्चर में मैं 4 केस डिस्कस करूंगा, स्टार्टिंग के 4 केस, नेक्स्ट लेक्चर में मैं
लास्ट के 4 केस डिस्कस करूंगा गाइस, बिकॉज ये लेक्चर अदरवाइज काफ़ी लेंदी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कंटेंट भी हो जाएगा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं 4 ही डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस यूनिफॉर्म रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस मास के लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। बट इस चीज को आप कैसे यूज करोगे, एलिमेंटल मास को कैसे लोगे क्वेश्चन में और आर को कैसे, उस एलिमेंटल मास के आर को कैसे देखोगे, उस चीज को मैं अच्छे से बताऊंगा। तो एक्चुअली एलिमेंटल मास की जो थिकनेस होती है, जो लेंथ होती है, आप बोल सकते हो, वो इतनी छोटी होती है, इतनी इन्फिनिटेसिमल कम होती है कि स्मॉल आर की डिस्टेंस आप एक एक्सट्रीम से लो। जैसे मान लो कि हमारे पास डीएम हो गया, क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली डीएम, ये डीएम मान लो, जिसकी लेंथ कुछ डीआर या समथिंग लाइक दिस ऐसे होगी और आपकी एक्सिस यहाँ पे है। तो इस एक्सिस से आप या तो यहाँ की डिस्टेंस कैलकुलेट करो, मतलब यहाँ की डिस्टेंस लो स्मॉल आर, ये यहाँ की डिस्टेंस लो स्मॉल आर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दिस इज जस्ट ऑफ लेंथ डी आर लेंथ ही है जो कि बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है। तो यहाँ से डिस्टेंस लो, यहाँ से डिस्टेंस लो, आपकी आंसर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगी। तो मैं या तो यहाँ से ले लूँगा आर और उसको r² dm कर दूंगा, या यहाँ से ले लूँगा आर उसको r² dm कर दूंगा, ये दोनों आर सेम होगी। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। आप क्वेश्चन में जाके ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यार यहाँ से तो आर ले लिया, अभी इसकी भी कुछ लेंथ होगी तो वहाँ से तो डिफरेंट हो जाएगी, तो आपको इस एलिमेंट के भी बीच में एलिमेंट की अलग अलग डिस्टेंसेस लेनी पड़ेगी। तो वो कन्फ्यूजन आप वैसे क्रिएट मत करना अपने माइंड में। बेसिकली क्या है कि ये इतनी छोटी है कि आप ये आर लो सेम ही है। तो ये एक बात मुझे बताना था। अभी चलो गाइस एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो केस है दैट इज यूनिफॉर्म रॉड की अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ले रहे हैं, उसकी हम सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो ये बेसिकली आप यूनिफॉर्म रॉड ऐसे कंसिडर कर लो लाइक दिस, और ये एक्सिस अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसिडर कर लो। इसकी लेंथ L है तो ये हो जाएगी L/2 और ये भी बेसिकली हो जाएगी क्या, L/2। ये लेंथ हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगेन आपको एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास निकालने के लिए r² dm, इसको हमेशा याद रखना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो dm मतलब क्या, एलिमेंटल मास लेनी पड़ेगी। एलिमेंटल मास आप कैसे लोगे उस तरीके को यहाँ पे देखना। एक्चुअली मैं सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में भी एलिमेंटल मास के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था, तो वहां पे भी आप जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो गाइस। उसके बाद यहाँ पे आओगे आप तो आपकी कॉन्फिडेंस में एक अलग ही बूस्ट नजर आएगी और आप खुद भी हो सकता है अटेम्प्ट करके निकाल लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत टफ अरेंजमेंट ऑफ मासेस की भी। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे x डिस्टेंस, यहाँ से मैं x डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ पॉजिटिव साइड। देखो ये ओरिजिन है तो दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस में माना हूँ, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस माना हूँ, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो पॉजिटिव साइड पे x मैंने लिया और जो एलिमेंटल मास लिया दैट इज ऑफ लेंथ dx लिया, ऐसा x डिस्टेंस पे dx लेंथ का मैंने एलिमेंटल मास लिया और इस dx लेंथ का एलिमेंटल मास की मास कितनी है, बेसिकली dm है, दिस इज dm। अभी जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म रॉड में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यूनिफॉर्म डेंसिटी, ऐसा नहीं हो रहा है कि एक तरफ की डेंसिटी कुछ और अलग तरफ की डेंसिटी कुछ और होगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा मैंने क्यों कंसिडर किया है बेसिकली, ताकि मास जब आप देखो यहाँ पे मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस पूरे रॉड का, वेल मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो m मास, इसकी मास अगर आप कैपिटल M कंसिडर करोगे तो L लेंथ का मास m होगा। तो जो dx लेंथ है उसकी मास बेसिकली कितनी होगी, उसकी मास होगी m/L dx। सो दिस इज बेसिकली dm, ये हमारे पास dm आ गया क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि dx थिकनेस का जो मटेरियल है उसका मास मैंने dm लिया है। तो dm यहाँ से कितना आ गया, m/L dx आ गया, ये हमारे पास आ गया। तो dm तो हमारे पास आ गया, दैट इज m/L dx। बट ये r क्या होगा, वेल देखो r यहाँ पे x डिस्टेंस पे आप ऑलरेडी लिए हो और इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास हो रहा है o से। तो ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना x है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास x है तो x² करो m/L dx करो लाइक दिस, ये हमारे पास r² dm निकल कर आया। बट अभी बात यहाँ तक सीमित नहीं है, अभी आपको लिमिट्स भी यहाँ पे पता करना है, दिस इज a और b। ये भी आपको हर एक क्वेश्चन में लिमिट्स को बहुत ही अच्छे से देखना है और लिमिट्स आप ऐसे कंसिडर करना कि जो भी आप मास ले रहे हो, जो भी बॉडी कंसिडर कर रहे हो, उसकी कोई भी एलिमेंटल मास बची ना रह जाए। जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास में भी डिस्कस किया था, जब वहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ मास निकाला था अलग अलग बॉडीज़ का, तो वहाँ पे भी सेम ही बताया था कि एक्सट्रीमिटीज़ कंसिडर करनी होगी आपको, एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरी एक्सट्रीम, ताकि सारी एलिमेंटल मास कवर हो जाए। तो यहाँ पे वो एक्सट्रीम कितनी है, देखो ओ पॉइंट से आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक्सिस पे, तो एक एक्सट्रीम है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x में है, दैट्स वाई -L/2। दूसरा एक्सट्रीम राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में है, दैट्स वाई +L/2। तो आपको -L/2 से +L/2 पे ऐसे ये वाला टर्म इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर। तो अभी चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे गाइस तो m/L तो बाहर निकल जाएगा, x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ ये होगा। ये कहाँ से कहाँ तक, -L/2 से लेके +L/2 हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो m/3l, 3 आप बाहर ले सकते हो, x³ तो L/2 करोगे तो L³/8 हो जाएगा, -L/2 का क्यूब, तो -L/2 का क्यूब करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज व्हाट L³/8 अगेन, ये हो गया हमारे पास। सो दिस इज m/3l
मल्टीप्लाइड बाई 8 कॉमन आ गया, दिस इज 2l क्यूब अपॉन 8। तो यहाँ से देखो 2 टाइम्स 4 इज 8, तो यहाँ से क्या निकल कर आया बेसिकली ml क्यूब अपॉन 4 टाइम्स 3 इज 12l लाइक दिस। तो ये l कैंसिल हो गया, ml स्क्वायर, तो दिस इज ml स्क्वायर अपॉन 2l, ये हमारे पास निकल कर आ गया। दिस इज बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कितना, वेल ml स्क्वायर अपॉन 2l। ये फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया। अभी सेकंड केस पे मूव करें, तो दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट अ लाइन पैरेलल टू एन एज एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो चलो रेक्टेंगल देखते हैं। दिस इज अ रेक्टेंगल, ये हमारे पास ऐसा रेक्टेंगल है ये गाइज, एंड ये लेंथ मान लो l कंसिडर करो, एंड ये लेंथ मान लो स्मॉल b कंसिडर करो। आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो इस लेंथ के अबाउट निकालना है, ये जो सेंटर से पास कर रहा है लाइक दिस सी से, या इस लेंथ के अबाउट निकालना है। दोनों में से किसी लेंथ के अबाउट आप निकाल सकते हो। सबसे पहले हम इस लेंथ के अबाउट देखेंगे, ए के अबाउट, बाद में बी के अबाउट देखेंगे। तो ए के अबाउट देखोगे तो यहाँ से आपको एक्स डिस्टेंस पे अगेन एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा लाइक दिस। दिस इज हाउ वी चूज एलिमेंटल मास ओवर हियर। ये स्ट्रिप आप ऐसे ले लिया एक्स डिस्टेंस पे, तो ये परपेंडिकुलर से देखो जो लेंथ है x दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, चाहे आप यहाँ पे कंसिडर करो यहाँ पे कंसिडर करो, ये x लेंथ है दैट इज कांस्टेंट। तो एलिमेंटल मास यहाँ पे हमने लिया ऑफ थिकनेस dx, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हमने एलिमेंटल मास लिया, जो ये हाइट है दैट इज स्मॉल b। तो यहाँ पे जो एरिया है बेसिकली इस एलिमेंटल मास का दैट इज व्हाट, दैट इज b dx, ये हमारे पास है। और जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे वो लेंथ पे नहीं बल्कि एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज दिस इज एन एरिया, ये एरिया है, रेक्टेंगल इज एन एरिया। तो कैपिटल M मास रेक्टेंगल का मानोगे तो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज b इंटू एल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर b इंटू डी एक्स लोगे आप तो क्या होगा, m अपॉन बी एल मल्टीप्लाइड बाई बी डी एक्स होगा हमारे पास, दैट इज द एलिमेंटल मास। तो एलिमेंटल मास कितना है, m अपॉन एल डी एक्स है, दैट इज बेसिकली द एलिमेंटल मास ओवर हियर। ये dm किसका मास है, बेसिकली ये स्ट्रिप का मास है dm। तो अगेन गोइंग बैक टू द डेफिनेशन, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm हमें निकालना है। हमारे पास dm ऑलरेडी है, r क्या होगा, r अगेन x होगा यहाँ पे जैसा हमें दिख रहा है। सो दिस इज अगेन व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन एल डी एक्स, सेम अगेन यहाँ पे वही हो गया। और यहाँ पे अगेन जो लिमिट्स है दैट इज अगेन फ्रॉम माइनस एल अपॉन टू टू प्लस एल अपॉन टू, बिकॉज दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट हमें निकालना है। जो एक तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, दैट इज माइनस एल अपॉन टू टू प्लस एल अपॉन टू। तो अगेन सेम इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करोगे अगेन आप यू विल गेट द सेम आंसर, ml स्क्वायर अपॉन 12, दैट इज बेसिकली द आंसर। सो दिस ml स्क्वायर अपॉन 12 इज अबाउट दिस एक्सिस, a एक्सिस, बट b एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो जस्ट ये l को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, वेल स्मॉल b से। तो यू विल गेट mb स्क्वायर अपॉन 12। तो यहाँ पे आप एक कंसिडर कर सकते हो याद करने के लिए कि जब आपकी एक्सिस जिस लेंथ के परपेंडिकुलर है वो लेंथ बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हो रहा है। जैसे ये देखो a वाला जो एक्सिस है तो वो L के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे L आया है। ये वाला एक्सिस स्मॉल b के परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे स्मॉल b आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टर्म। तो ऐसे करके आप बेसिकली याद कर सकते हो कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है तो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास फॉर्मूला में होगी। तो अगर ये a है तो a के परपेंडिकुलर कैपिटल L है, दैट्स वाई ml स्क्वायर अपॉन 12 आया। b है तो b के परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल b है, तो स्मॉल b का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में m स्मॉल b स्क्वायर अपॉन 12 आया। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। मूविंग अहेड, जो तीसरा है दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ये बहुत ही आसान है। सर्कुलर रिंग के बारे में अगर मैं बोलूं तो सर्कुलर रिंग है, दिस इज अ रिंग, रिंग है मतलब ऐसा है लाइक दिस। इसकी रेडियस मान लो कैपिटल R है हमारे पास लाइक दिस, और आपको जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है वो इस एक्सिस के O के अबाउट निकालनी है और परपेंडिकुलर टू दिस सर्कल, इस सर्कल के परपेंडिकुलर जो पास हो रही है एक्सिस सेंटर से उसके अबाउट निकालनी है। तो अगेन गोइंग बैक टू द डेफिनेशन, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm होगा हमारे पास, और इस रिंग का मास मैं ऑलरेडी कैपिटल M माना हूँ। तो इस एक्सिस से अगर आप स्मॉल r देखोगे, यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे तो दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है हमारे पास, कैपिटल R ही है डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज अ रिंग। तो कैपिटल R ही हमारे पास है, तो जस्ट यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर, और जो मास है रिंग का दैट इज M, मास भी हमारे पास है, तो जस्ट M यहाँ पे लिख दो टोटल मास। तो सीधा हमारे पास mr स्क्वायर आ गया, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। तो ये बहुत ही आसान था ऐसा देखने में गाइस, तो इसको मैं डायरेक्ट बता दिया। अगर ऐसे भी बताऊं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। तो r स्क्वायर बेसिकली क्या है, देखो आप कहीं पे भी कोई भी dm यहाँ पे कंसिडर करोगे तो वो r ही होगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज dm, मान लो कि दिस इज स्मॉल dm, तो इसकी भी r ही होगी। तो r यहाँ पे है तो r स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, दैट इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dm होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ dm आप करोगे तो पूरी मास का समेशन हो जाएगा। पूरा मास हमारे पास क्या है, टोटल मास, दैट इज कैपिटल M। तो यहाँ पे कैपिटल M r स्क्वायर हो गया। तो इस चीज़ को और भी मैं विस्तार से ये बता दिया कि क्यों कैपिटल M r स्क्वायर हुआ सर्कुलर रिंग का। मूविंग अहेड, जो चौथा है हमारे पास दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस। अब बात रिंग तक सीमित नहीं है, अब सर्कुलर प्लेट पे बात आ गई। तो यहाँ पे हमें रिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी वो मैं बताता हूँ। नाउ वी नीड टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेट। तो अब प्लेट है मतलब आप ऐसे कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पे टोटल ऐसा मास है,
टोटली यहाँ पे मास है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन आपको एक्सिस से निकालना है, ये एक पॉइंट O से निकालना है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक ऐसा रिंग कंसिडर करोगे ऑफ थिकनेस dx लाइक दिस इज अ रिंग ऑफ थिकनेस dr, नॉट dx बट dr थिकनेस का रिंग है। तो इतनी थिकनेस का आप रिंग लिए हो, आपको रिंग की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है, di इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज dm इंटू आर स्क्वायर, ये आपको पता है। ये di में क्यों लिखा, बिकॉज एक एलिमेंटल मास का हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज di इज इक्वल्स टू dm इंटू आर स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। बट अभी देखो ये सर्कुलर प्लेट का जो है वो मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वेल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो m जो मास अगर मैं लूँ इस सर्कुलर रिंग का, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन हाउ मच, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पाई कैपिटल R स्क्वायर ले लो, अगर कैपिटल R रेडियस है ये पूरे सर्कुलर प्लेट का। तो इस dm को निकालने के लिए, दिस इज बेसिकली dm, ये dm मास आप कैसे निकालोगे, वेल dm मास निकालने के लिए आपको dm मास की एरिया पता होनी चाहिए। तो एरिया के लिए क्या आपको पेरीमीटर पता है, दैट इज 2πr, एंड थिकनेस कितना है, दैट इज dr। सो दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया। इसको मैं सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में बताया था, तो वहाँ भी आप देख सकते हो गाइस, सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे रिपीट किया। तो जब कैपिटल मास m पाई आर स्क्वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2πr dr अगर मैं बोलूँ इस एरिया का कितना मास होगा, तो दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2πr dr होगा हमारे पास, दैट इज बेसिकली व्हाट, दिस इज dm, ये हमारे पास dm होगा। तो यहाँ से देखो पाई कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज व्हाट 2mr dr अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज बेसिकली व्हाट dm, ये हमारे पास dm हो गया। तो हमारे पास dm हो गया, R स्क्वायर वी ऑलरेडी नो, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, वेल देखो यहाँ से 0 से लेकर कैपिटल R तक होगी, ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक ही एक्सट्रीम्स में सारे कवर हो जा रहे हैं इसके। सो दैट इज इक्वल्स टू, आप सबसे पहले तो R स्क्वायर लिखो मल्टीप्लाइड बाई dm आपके पास है, दैट इज 2mr dr अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, दिस फ्रॉम 0 to r, ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखोगे तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट बाहर निकल गया हमारे पास, 2m अपॉन R स्क्वायर ये बाहर निकल गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, r क्यूब dr, दिस फ्रॉम 0 to कैपिटल R, ये बचा। सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2m अपॉन R स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो r टू द पावर 4 अपॉन 4 होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r टू द पावर 4 अपॉन 4 होगा। तो लिमिट डालोगे तो एक तो 0 हो जाएगा, ये तो छोड़ ही दो, ये क्या होगा कैपिटल R हो जाएगा, तो कैपिटल R टू द पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस, और ये 2 टाइम्स 2 इज 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, दैट इज बेसिकली द आंसर, दैट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट। तो ऐसे करके बेसिकली आपको गाइस फाइंड आउट करना है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग हम देखे थे क्या, mr स्क्वायर था उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कुलर प्लेट पे हम देख रहे हैं दैट इज mr स्क्वायर अपॉन 2 हो गया लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी याद भी होनी चाहिए गाइस, तो एक टेबल बनाते हुए चलना, ताकि आपको बार बार ऐसे निकालने की जरूरत ना पड़े एग्जाम में, बल्कि इतना क्वेश्चन आप करो कि आपको खुद ब खुद ही आपके दिमाग में ये शामिल हो जाए कि सर्कुलर प्लेट के केस में क्या होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सारी चीज़ों के केस में आपको याद हो जाए। सेंटर ऑफ मास भी सेम बोल रहा हूँ गाइज, मैं कोन वगैरह में डिस्कस किया था, तो अभी तक आपको याद होनी चाहिए वो सारी चीज़ें भी। तो गाइज ये थोड़ा मैं फास्ट डिस्कस किया ऐसा मानता हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, सिमिलर ग्राउंड्स पे मैंने सेंटर ऑफ मास निकाला था। तो अगर एलिमेंट्स वगैरह लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार वो भी जाके लेक्चर देखो। वैसे मैंने ये फास्ट बताया बट कुछ मिस नहीं किया, यहाँ पे एक एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली बताया है, तो आप बार बार बैक करके भी वीडियो को देखना, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगी गाइस। तो अभी मैंने ये शुरू के 4 डिस्कस कर लिया, ये लास्ट के 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा गाइस। तब तक आप बाकी के जितने वीडियोस भी मैंने बनाए थ्योरेटिकल लेक्चर्स के रोटेशनल मैकेनिक्स पे, आप बार बार ही देखो। कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वापस से मुझसे पूछो, कमेंट करो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।